वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम फिज़िक्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखने वाले हैं। जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे पेपर्स और फिज़िक्स के पेपर में क्या डिफरेंस होता है कि आप फिज़िक्स का पेपर किस तरह से प्रेजेंट करते हो। देखो, पेपर प्रेजेंट करने का तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि मार्जिन ड्रॉ कर लो और बीच में सेपरेट कर लो, लाइंस ड्रॉ कर लो, तो सिर्फ इतना ही पेपर प्रेजेंट करने का गोल नहीं होता है। पेपर प्रेजेंटेशन इसलिए हमें सीखना ज़रूरी होता है बिकॉज कि अगर हमको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हम कैसे जो सामने एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करें और उसमें भी कुछ एक आधा मार्क्स ले आएँ, ठीक है। क्योंकि वही एक स्किल है पेपर प्रेजेंटेशन की जो आपका मार्क्स बूस्ट अप कर सकती है। देखो, जिसके पास पेपर प्रेजेंटेशन का आइडिया होता है या स्किल होती है वो उसको ही हमेशा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके क्लास में बहुत अच्छा बच्चा जो है पढ़ने वाला, उसे कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी राइटिंग या फिर जिसका प्रेजेंट करने का तरीका है अलग है, करेक्ट। तो आज हम वही सारे टिप्स को देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा या फिर आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में आप पूरा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, या फिर आपको वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो भी आप कैसे लिख कर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो स्टार्टिंग का पेज होता है उसमें आपको कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने 12th स्टैंडर्ड के जो हमारे बच्चे हैं वो तो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड दे चुके हैं, लेकिन अभी ज़्यादा गैप हो गया है तो शायद आप भूल गए होंगे, बहुत सारे बच्चे डर भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसी आपको एक बोर्ड की शीट मिलेगी, बोर्ड की आंसर शीट मिलेगी। यहाँ पर आपको सेंटर नंबर दिया है। जब आपका हॉल टिकट आपके पास आ जाएगा, हॉल टिकट के ऊपर सेंटर नंबर लिखा होगा, तो वो सेंटर नंबर 4 डिजिट का होगा, वो 4 डिजिट का नंबर आपको लिख देना है। वैसे ही आपको सीट नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। उसी हॉल टिकट पे, उस हॉल टिकट पे आपको सीट नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर इन फिगर लिखा है ना, तो इन फिगर मतलब इन फिगर कैसे, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल A37256 ये मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है, रैंडम नंबर। तो इन फिगर में आपने ऐसे लिख दिया। इन वर्ड्स में आप क्या कैसे लिखोगे, इन वर्ड्स में फिर आपको लिखना पड़ेगा जो जैसा है ये, जैसे ए, ठीक है, ए फिर कितना है ये, यहाँ देखिए ए 3 लाख, 3 लाख मतलब पूरा आप क्या किस में लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे। 3 लाख एकदम छोटा छोटा लिखो, इसके बाहर मत डालो क्योंकि इसके बाहर जाएगा तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा बाहर गया तो चलेगा बट ट्राई करो कि आप छोटे छोटे इसमें लिखो, ठीक है। 72,000 आपके हॉल टिकट के ऊपर वर्ड्स में भी आपका सीट नंबर दिया होगा, तो अपने से नहीं लिखना है, उस हॉल टिकट को देखना है और फिर लिखना है। समझ में आ रहा है। 72,562 ओके। तो आपको हॉल टिकट के ऊपर फिगर में भी दिया होगा और वर्ड्स में भी दिया होगा, वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपना साइन करना है जैसे आपने किस में किया था, हॉल टिकट में। जो साइन आपने हॉल टिकट में की है वही सेम साइन आपको पेपर में भी, आंसर शीट में भी करनी है। कोई भी हीरोगिरी नहीं करेगा कि वहाँ कोई और साइन, यहाँ कोई और साइन, वहाँ मूड अलग था, यहाँ मूड अलग था तो साइन अलग निकली, नहीं। जो हॉल टिकट में आपने साइन की है वही साइन आप इस पे भी करेंगे। समझ में आया। यहाँ पर सुपरवाइज़र सिग्नेचर में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो सुपरवाइज़र आएंगे आपको सुपरवाइज करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे, वही सुपरवाइज़र यहाँ पर साइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको होलोक्राफ्ट स्टिकर मिलेगा, एक तो बारकोड स्टिकर मिलेगा जो जिसको यहाँ पर स्टिक करना है। उस बारकोड स्टिकर
में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सीट नंबर आपका है वो बारकोड आपको ऐसा इतना बड़ा सा रहेगा, रेक्टेंगल शेप में रहेगा। उस देखो ऐसा इतना शेप में रहेगा, उसमें आपका ना सीट नंबर लिखा होगा। तो वो जब बारकोड आपको सुपरवाइजर देंगे तब आपको देखना है कि आप ही का सीट नंबर है कि नहीं लिखा उसमें, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है एक बार, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है और किसी और का सीट नंबर आपके पास आ जाता है, आपका बारकोड किसी और के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए होलोक्राफ्ट स्टिकर का एक यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर का जो होता है वो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, उसको स्टिक करना होता है। ओके, यहाँ पर देखो स्कूल नेम दिया है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती, ये सारी चीज़ें दी नहीं रहती, ये तो ऐसे ही एक यूजुअल आंसर शीट है तो दी है, अगर दी भी रहेगी तो भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ऑलराइट, आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर सेट कोड। पहले कैसा कोड होता था, मतलब ABC मतलब सेट होता था, ABCD ऐसा सेट होता था, लेकिन अब तो सेट नहीं है, ठीक है। तो अब सेट नहीं है तो आप ये बॉक्स लीव कर दोगे, आपको नहीं लिखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स है। कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स। फिजिक्स एक ही होता है ना, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 तो नहीं होता, एक ही फिजिक्स पेपर में सब पूछा जाता है। तो पेपर मतलब जैसे 10th स्टैंडर्ड में कैसे मैथमेटिक्स 1 एंड 2, मैथमेटिक्स 1 एंड 2, तो यहाँ पर मैथ्स अगर होता तो यहाँ पर 1 पेपर है कि 2 तो वो लिखते, लेकिन फिजिक्स में तो कोई भी पेपर नहीं, मतलब एक ही पेपर होता है, 1 2 करके तो होता नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। डेट डालनी है। अब डेट फिजिक्स का पेपर कौन से दिन है, समझ लो कि आपका 4 तारीख से चालू हुआ है तो कुछ 12 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स का पेपर 12 मार्च 2022 में आपका होने वाला है। ऐसी पूरी डेट डालनी है आपको, ठीक है। जो जिस दिन जो पेपर रहेगा वो आपको डेट डालनी है। लैंग्वेज ऑफ आंसर मतलब किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। आपका पेपर फिजिक्स का है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो आप, इंग्लिश। तो यहाँ पर सभी को, सारे बच्चे इंग्लिश में ही लिखेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है। हाँ, इधर आपको इंग्लिश ही लिखना है। आप बोलोगे नहीं हिंदी में लिख देते हैं, नहीं। अब यहाँ पर देखो सप्लीमेंट्स अटैच्ड। सप्लीमेंट अटैच्ड मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा शीट ली है, ये जो आंसर शीट आपको मिली है उससे और एक्स्ट्रा शीट ली है आपने, जैसे 1 ली है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 ली है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 ली है तो 3 लिखेंगे। समझो यहाँ पर किसी बच्चे ने 2 ली है, ठीक है, तो 2 ले लिया। आखिरी में जब आप पेपर टाई करने के लिए आते हो, पहले ही नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कितनी शीट्स और लेने वाले हो, ठीक है। तो 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3। और अगर आपने नहीं भी ली है शीट्स तो यहाँ पर लिखोगे 0 शीट्स, सो 1 + 0 इज 1, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग लोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये जो कॉलम है वो किसके लिए है, एग्जामिनर के लिए है। जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं वो आपका मार्क्स वगैरह इसमें फिल करेंगे। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आगे देखते हैं कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, ये पेपर आपके लिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि मैं आपको बता सकूं। यहाँ देखिए, सबसे पहला फ्रेश क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा आपने, सेक्शन ए ऊपर लिखा, यहाँ भी लिख सकते हैं आप सेक्शन ए। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का जो होता है वो है कि क्या मैम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस लिखना कंपलसरी है। तो इसका आंसर है यस एंड नो, दोनों भी आंसर है। अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखते हो तो आपका मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि क्वेश्चन आप ज़रूर लिखो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। आपको पता है कि आधा घंटा आपको इस साल एक्स्ट्रा मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं। देखो, पूरा पेपर प्रेजेंट करने का एक ही गोल है अपना, पेपर प्रेजेंट
डिक्टेशन आइडिया टिप्स लेने का एक ही गोल है कि आपको अपने एग्जामिनर को हैप्पी रखना है। जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा हो तो एकदम वो हैप्पी हैप्पी रहे, एकदम अच्छा लगे उसको आपका पेपर चेक करने में। ओके, सो हमारा यही गोल है और इसी गोल के साथ हम अपनी जितनी भी टिप्स हैं, जितने भी स्किल्स हैं वो आज सीखेंगे इसी वीडियो में मेरे साथ। ऑलराइट, तो पूरा वीडियो देखना। सेक्शन ए, अभी जिस सेक्शन में आपने स्टार्ट किया है, मतलब और सेकंड क्वेश्चन बच्चों का क्या होता है कि क्या मैम पहले क्वेश्चन से लिखना कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे पहले लिखें क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एग्जामिनर को ना कन्फ्यूजन नहीं होता है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर बीच में 3 घुसा दिए, फिर 1 घुसा दिए, तो ना अजीब सा, मतलब एग्जामिनर को पूरा एकदम खिचड़ी बन जाती है ना। बिरयानी पसंद है, एकदम फैला हुआ पसंद है, मतलब बिरयानी का चावल कैसा होता है, एकदम अलग अलग सेपरेटेड, तो वो एग्जामिनर को पसंद है। लेकिन आप तो उसमें पूरा चिपका देते हो, खिचड़ी बना देते हो, तो वो एग्जामिनर को पसंद नहीं है। लेकिन हमारा मोटो क्या है कि एग्जामिनर आपका पेपर चेक करते टाइम एकदम खुश रहे, है ना, हैप्पी रहे आपका पेपर चेक करने के लिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, तो यहाँ पर इस बच्चे ने, इसको मार्जिन मारने नहीं आता क्या, इसमें क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ करनी है और इस तरफ एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। ओके, इस तरफ एक मार्जिन ड्रॉ करनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। फिर एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन नंबर होगा वो यहाँ पर लिखोगे, सेक्शन लिख दिया आपने। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा भी लेटर दिया है, रोमन में दिया है, 1 2 3 दिया नंबर्स में, वो लिखोगे आप। यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है। अब फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझो ए है, उसका आंसर ए है, तो आप पहले ऑप्शन नंबर लिखोगे, है ना। ऑप्शन नंबर लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर भी लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, ऑप्शन का आंसर भी लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आंसर लिखोगे नो मार्क्स, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखोगे नो मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर के साथ आंसर भी आपको लिखना है। और एक बात मैं और आपको बताऊं तो आप इस आंसर को अंडरलाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इस आंसर को अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उस आंसर को अंडरलाइन करते हो तो बहुत अच्छा दिखता है वो, एकदम आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, एकदम शार्प, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्केल का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, और आप उसको अंडरलाइन कर दो। और मेरी मानो तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिख दो, आपके पास टाइम भी रहेगा। एंड एक एक लाइन का ही तो होता है, 1 2 लाइन का एमसीक्यू होता है, कितना टाइम जाएगा 10 एमसीक्यू में। ओके, सो ऐसे आपको एमसीक्यू प्रेजेंट करना है। एमसीक्यू के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले एमसीक्यू में आपको कन्फ्यूजन है या फिर नहीं आ रहा, तो आप पहले ही पेन से मत लिख दीजिए, पहले ही पेन से मत लिख दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने डी लिख दिया और आंसर लिख दिया। उसके बाद आपको याद आया नहीं 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 सी ऑप्शन करेक्ट है, फिर आपने डी ऑप्शन कट किया, फिर सी की लिखा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपना आंसर पेंसिल से लिख सकते हैं, तो आप उसको पेंसिल से लिख सकते हो। और उसके बाद जब आपका पेपर हो जाए या फिर जब आपको याद हो जाए, याद आ जाए, तब आप उसको इरेज करके पेन से जो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो वो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेन से लिख रहे हो, बाद में आपको आंसर याद आ गया, तो भी उसका कुछ वैलिड नहीं है ना, वो आपको आंसर का मार्क्स मिलेगा ही नहीं। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चंस जो हैं पूरा आप इसमें आ गया, ठीक है। 10 एमसीक्यू पूरा आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2, ये सेक्शन ए में ही आता है, करेक्ट है। मेन क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, 1 1 सेंटेंस के
क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज एटीन्यूएशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर हमको सिर्फ पूछा है कि एटीन्यूएशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो सिर्फ आप वही लिखोगे, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का है, तो 2 या 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में आपका ये आंसर खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आया? अभी आपको क्या करना है, देखो ये 2 क्वेश्चंस लिखा आपने, मार्जिन ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगी। अब ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बीच में इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया। अब इन दोनों क्वेश्चन और आंसर के बीच में एक मार्जिन आप ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो दिखाएगा कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने लिखा, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, विथआउट लाइन छोड़े आप अगर स्टार्ट कर देते हो। अगर विथआउट लाइन छोड़े, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन के लिए लाइन नहीं छोड़ा, वहीं से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि यही एक ही क्वेश्चन है तो उधर 2 क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर को ऐसा वो फ्लो में चेक करता है, उसको लगता है हाँ एक ही क्वेश्चन है। तो जब आप लाइन छोड़ते हो तो सेपरेशन दिखाई देता है 2 क्वेश्चंस के बीच में, और अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो और अच्छे से सेपरेशन दिखाई देता है। लेकिन ये लाइन बीच में नहीं ड्रॉ करनी है आपको, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और आपके पास टाइम बचता है तब आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, पहले आपका फोकस है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, ये लाइन ड्रॉ करने में आपको मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका मार्क्स कहीं भी जा रहा है तो आपकी क्लीनलीनेस की वजह से एग्जामिनर शायद इम्प्रेस हो जाए और आपके जो थोड़ा टूटा फूटा आंसर है उसमें भी आपको शायद मार्क्स दे दे वो। ठीक है, तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आंसर शीट भरपूर मिलने वाली है, तो उसका इस्तेमाल करें क्योंकि आपने फीस भरी है, और लाइन लीव कर करके ही लिखें क्वेश्चंस और आंसर्स। ऑलराइट, उसमें खिचड़ी मत बनाइए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट इन लेंस लॉ। तो क्या नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है, सिर्फ वो पूछा है। कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो लेंस लॉ का स्टेटमेंट लिख देंगे, लेकिन पूछा ही नहीं है ना, रिक्वायर्ड ही नहीं है लेंस लॉ की स्टेटमेंट। वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है लेंस लॉ में, सिर्फ वो पूछा है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फ्लो ऑफ करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बस इतना आंसर है। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो 1-2 बार क्वेश्चंस रीड करिए, उसके बाद जो है आप पढ़िए। ये जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया गया है वो मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर लिया है और उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। तो आप जाकर मार्च 2020 का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो फटाक से ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। चाहिए तो इस पेपर का भी पूरा मैं PDF बनाकर आपको दे दूंगी कि कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे लिखा गया है। ठीक है, क्या फॉर्मेट है। अब यहाँ देखिए, स्टेट द नेम ऑफ द विजिबल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल सीरीज का नाम लिखना है, तो बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो जितना आपको पूछा है उतना ही लिखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत कीजिए। अभी यहाँ पर 8th क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक बच जाता है। लेकिन यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कोई अलग सेक्शन है। अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन B।
तो जब नया सेक्शन स्टार्ट होता है, जब नया क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है, तो अब आपको चेंज करना होता है अपना पेज, एक फ्रेश पेज लेना होता है। अगर आपने यहाँ पर एक भी लाइन लिखी है तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर दूसरा न्यू फ्रेश पेज लेना है। ऑलराइट, क्योंकि आपको मिलेगा भाई आंसर शीट, आप उसमें कंजूसी मत कीजिए, ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ एग्जाम में मत बचाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपने लिख दिया, सेक्शन बी, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। देखो पॉइंट वाइज लिखा है बच्चे ने, कैसे लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश है। डिस्टिंग्विश में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या पूछा है, डिस्टिंग्विश पूछा है। तो आप एक 2 बॉक्स बनाओगे, जैसे यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। इसलिए देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ही प्रॉब्लम एग्जामिनर को भी हो सकती है। यहाँ पर आपने देखो, ये मैंने इसको फोल्ड किया, अभी कुछ आंसर के वर्ड्स, जो वर्ड्स, तो आपको पता चला कि क्या दिक्कत होती है एग्जामिनर को। देखो अब एग्जामिनर ऐसे करके आपका पेपर चेक कर रहा है, तो आप क्या अब आप एग्जामिनर क्या करेगा, अब वो क्या ऐसे ऐसे झांकेगा क्या बार बार। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इस तरफ ये वाली जो मार्जिन है, यहाँ पर एक मार्जिन खींच देने का, ये पेज पे एक मार्जिन खींच दोगे। जब एक मार्जिन आप खींच दोगे तो उस मार्जिन के बाहर आप नहीं लिखोगे, जिसकी वजह से क्या मदद मिलेगी कि एग्जामिनर अगर इस तरह से पेपर चेक कर रहा है, अगर एग्जामिनर ऐसे पेपर चेक कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एग्जामिनर इस तरह से पेपर चेक कर रहा है तो उसको हाफ ऑफ द वर्ड्स नहीं दिखेंगे आंसर के, तो उसमें भी उसको एक दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात जो आपको डिस्टिंग्विश लिखते टाइम याद रखनी है वो ये है कि आपको जो कॉलम है वो पेंसिल से ही हमेशा ड्रॉ करना है। ये देखिए, जैसे इसने पेंसिल से ही कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो आपको पेंसिल से ही कॉलम ड्रॉ किया। इस बच्चे ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हैं, जैसे इसने मार्जिन यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, जिसकी वजह से इसके हाफ ऑफ द वर्ड्स छुप जा रहे हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ आप कहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तब वहाँ पर आप ये सारी बातों को ध्यान में रख के पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम, वैसे ही आप पैनिक हो जाओगे और फिर सारी जो स्किल्स हैं, जो सारी टिप्स मैंने आपको बता रखी हैं वो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी बातें याद में रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, और आप पैनिक में भूलेंगे नहीं, और पैनिक आपको करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो डिस्टिंग्विश की है वो ये है कि अगर 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश पूछा है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्या है, आगे भी देखिए, इसने यहाँ पर एक जो सॉल्व किया है इसने डेरिवेशन, या फिर बोल सकते हैं डिड्यूस बॉयल्स लॉ यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, डेरिवेशन ही है। अब इसने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो उसका कंक्लूजन आया है उसने उसको एक बॉक्स में डाल दिया है, करेक्ट है। अब समझो कि आपको ये डेरिवेशन नहीं आ रहा है, समझो ये क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, याद नहीं है तो नहीं लिखोगे क्या, नहीं, लेकिन आपको लिखना है, कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना है। अब आपने देखा कि बॉयल्स लॉ है यहाँ पर, अब बॉयल्स लॉ में समझिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ आपको दिख रहा है। देखो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं लिखने से अच्छा कुछ तो लिखें हम, है कि नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में आपको फेल हो रहे हो, आप ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं या फेल कोई बच्चा हो रहा है, तो अगर आपने कुछ पेपर में लिखा है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम में कुछ लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर किस बात के मार्क्स देंगे, ठीक है। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे आप, बॉयल्स लॉ लिखा है तो बॉयल्स लॉ के बारे में कुछ लिख दो कि बॉयल्स लॉ एक गैस पे वर्क करता है, या फिर ऐसे ये कुछ बना कर, कहानी बनाने में तो हम एक्सपर्ट ही हैं, करेक्ट, येस और नो। तो कुछ तो बनाकर लिख दो। बॉयल्स लॉ की अगर डेफिनेशन आती है तो वो लिख दो, जो स्टेटमेंट है वो लिख दो, है ना। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चेंज होता है, वो लिख दो। हाँ, अगर कुछ नहीं आता
तो जो आता है वही लिख दो, लेकिन कुछ तो लिखो, ऐसे खाली ब्लैंक मत छोड़ो। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो, कोई भी 2 पोस्टुलेट बोला है तो कोई भी 2 पोस्टुलेट लिखो, ठीक है, जिसमें आप एकदम श्योर हो उसी वही पोस्टुलेट आपको लिखना है। ऑलराइट, तो ये ऐसी सारी बातें हैं। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें देखो, न्यूमेरिकल्स में इस बच्चे ने गिवन लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, गिवन लिखा, फिर फाइंड क्या करना है वो लिखा, फिर सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखा, उसके बाद सॉल्व किया, आंसर जो आया उसने बॉक्स में डाला। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी इसने एक नए पेज से शुरू किया है। देखो अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच्चा क्या कर सकता है, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है आंसर, ये जो आंसर है प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि फुल मार्क्स मुझे इस आंसर में मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एक पहली बात तो लिख कर सकते हो कि आप जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे डिज़ाइन मत बनाओ, ये रिंगा रिंगा रोजेस नहीं खेलना है अपने को, स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको ऐसे, और फिर जो जैसे ये फॉर्मूला है इसको क्या कर सकते हो, बॉक्स में डाल सकते हो, इस फॉर्मूला को बॉक्स में डाल सकते हो, इस फॉर्मूला को बॉक्स में डाल सकते हो, फिर आखिरी का आंसर जो कंक्लूजन है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हो तो आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये देखो 2022 के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा था, ये 2022 का ही पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मार्च 2020 का पेपर है, और इस पेपर में प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का पूछा गया था। तो इस बच्चे ने स्टेटमेंट लिखा, ऐसे स्टेटमेंट लिख देना है। उसके बाद क्या करोगे, आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाओगे। प्रॉपर तरीके से डायग्राम की लेबलिंग करोगे, उसका टाइटल दोगे कि हाँ ये कौन सा डायग्राम है, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ मार्क्स कट कर दिया जाता है। उसके बाद प्रूफ लिखा और फिर प्रूफ किया, लाइन वाइज प्रूफ किया, फिर प्रूफ होने के बाद जो आखिरी का कंक्लूजन है उसको आपको बॉक्स में डालना है, और फिर आखिरी में लिखना है दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ऐसे आखिरी में लिखना है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है। एग्जामिनर जो है वो एकदम बच्चा है, एग्जामिनर जो है वो एकदम बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता। जो आप उसको बता रहे हो वो उसी को देखेगा, वो सही है तो मार्क्स देगा, गलत है तो मार्क्स नहीं देगा। आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, अगर उसका मूड अच्छा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके लिए हमेशा याद रखना है कि पेपर में अगर कट हो, देखो कोई भी चीज़ कट हो जाती, जैसे कोई चीज़ गलत हो गई है, गलत स्पेलिंग लिख दिया है या फिर कुछ तो कर दिया गड़बड़, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ऐसे मारो, उसमें आपको ऐसे खिचड़ी बनाने की, डिज़ाइन बनाने की, रंगोली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका एक समझो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो गया तो ऐसा पूरा मत कर दो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो पेंसिल से कि हाँ वो एग्जामिनर को दिखेगा कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, मतलब ये कैंसल है। ठीक है, अंधा नहीं होता वो। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो, अब ये सेम चीज़ है यहाँ पर सेक्शन डी इसका कहाँ से स्टार्ट है, सेक्शन डी यहाँ से इसका स्टार्ट है। सेक्शन डी में देखो यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर इसने हर एक चीज़ डायग्राम, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप डायग्राम बना देते हो, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स की मैं आपको एक टेक्निक बताऊँ कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, मतलब पूरे मार्क्स लॉन्ग आंसर्स में कैसे ग्रैब कर सकते हो, वो ये है कि आप फ्लो चार्ट में बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो उस लॉन्ग आंसर को। फ्लो चार्ट बना दो, उसके बाद उसको हर एक पॉइंट, उसका एक एक पॉइंट क्या करो, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते जाओ, या फिर डायग्राम बना दो, जैसे इस बच्चे ने डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया है। डायग्राम पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको इतना सेंस होना चाहिए कि डायग्राम अगर मुझे आ रहा है तो डायग्राम बनाकर मैं एक्सप्लेन करूँ, जिससे एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ इस बच्चे को आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सारी बातें आपको करनी है। तो कुछ और 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और फिर ये सेशन एंड हो जाएगा हमारा। काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, लेकिन आप अच्छे से पूरा वीडियो देखना।
सबसे पहली बात जो बोलूँगी कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करिए। अगर आपने ब्लू स्टार्ट की है पेन से लिखना तो ब्लू से ही पूरा पेपर कंप्लीट करिए, एक्स्ट्रा पेन लेकर जाइए बोर्ड एग्जाम में। ब्लैक से किया है तो ब्लैक से करिए, पहले ब्लू फिर ब्लैक, फिर पहले ब्लैक फिर ब्लू, ऐसा मत करिए। सेकेंड चीज़ है कि करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर डालना ही करेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर आपका हो गया, आखिरी में पूरा पेपर चेक करिए कि हमने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डाला है क्या। ये सारी बातें आपको चेक करनी होती हैं। समझ में आ रहा है? फिर बाद में क्या है कि डायग्राम आप हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करें, टाइटल डालें, लेबल अच्छे से डालें। लेबल को चाहिए तो बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, कि वो अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। ब्रीफ आंसर्स जो हैं हाईलाइट करिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रॉन्ग अगर आप कुछ कर देते हैं तो उसमें एक लाइन मारिए, सीधी लाइन, उसको ऐसे रंगोली मत बनाइए, ठीक है। अगर पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग होता है तो उसको एक लाइन मार दीजिए, पूरा ऐसा मत कट करिए, ठीक है। उसके बाद जो है एक और चीज़ कि कोई भी पेज ना आप ब्लैंक मत छोड़िए। जैसे आपने ये वाला पेज लिखा और ये पेज आप भूल गए तो ब्लैंक छोड़ दिया, तो इससे ना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा मत करिए, पूरे ट्राई करिए कि आप पूरे पेज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हैं गलती से भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर छूट गया तो इट्स ओके, बट ट्राई करिए कि ना हो वो ऐसी गलती। एसएमएस लैंग्वेजेस मत यूज़ करिए, जो शॉर्टकट लैंग्वेजेस, जैसे आप गुड मॉर्निंग को GM, गुड इवनिंग, गुड नाइट GN, ये सारी चीज़ें, बिकॉज को BCOZ, ये सारी चीज़ें मत यूज़ करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ामिनर से चार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा एक बार पेपर एंड में गो थ्रू कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। जब आप पेपर लिखते रहते हो तो आप पैनिक करते हो, इसके वजह से आप भूल जाते हो कि आप क्वेश्चन नंबर सही डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, या फिर जो भी मिस्टेक्स हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपने गलती से आपने छूट गया है गलती से आपसे, या फिर भूल गए हो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि ये जो, जैसे अभी समझिए कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको नहीं आ रहा है और क्वेश्चन 8 आ रहा है आपको, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन 7 के लिए इधर पे ही कुछ 7 से 8 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप आखिरी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या होगा पता है, यहाँ पर एग्जामिनर जो है मार्क्स लिखता है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स यहाँ पर पुटअप करते जाते हैं एग्जामिनर्स। तो इसके वजह से फिर एग्जामिनर लास्ट में जब देखेगा कि हाँ आपने एक्स्ट्रा लिखा है वहाँ पर जाकर, तो उसको पूरा यहाँ पर वो करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, फिर से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जितना से ज़्यादा हो सके कि एग्जामिनर इरिटेट ना हो, वैसे ही एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, तो वो आपको ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ टिप्स थी थोड़ी बहुत जो मुझे पता थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इस पेपर का PDF प्रोवाइड कर दूँगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।